क्या आप जानते हैं कि हमारे ओशियंस में तैरते हुए कचरे का एक बहुत बड़ा आइलैंड मौजूद है? जी हाँ, और उसका नाम है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ये कोई आम कचरा नहीं बल्कि लाखों टन प्लास्टिक्स और पॉइजनस डेब्री से बना है। और इसमें मौजूद है पॉलीथीन्स, सैनिटरी टूल्स और बहुत सारे अलग अलग प्लास्टिक्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स। और ये आज हमारी मरीन लाइफ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है। जी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका हमारे एनवायरनमेंट और मरीन लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी के साथ इससे निपटने के लिए हम करंटली क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम ओशियंस में तैरते हुए इस खतरे को गहराई से समझते हैं। तो द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जैसे कि मैंने कहा, एक आइलैंड है, लेकिन ये कोई ऐसा ठोस आइलैंड नहीं कि जिसके ऊपर हम चल सकते हैं, बल्कि ये छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स, जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है, उससे बना हुआ एक प्लास्टिक सूप है, जिसे नेकेड आई से इतनी इजीली हम नहीं देख सकते। और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशंस में फैला हुआ है। जी, ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से जापान तक फैला हुआ है और इसके दो पार्ट्स मेजर है, जिसमें एक वेस्टर्न पैच जो कि जापान के पास है और ईस्टर्न पैच जो कि हवाई आइलैंड से कैलिफोर्निया के बीच में है। और इन दोनों पैचेस को जोड़ता है द नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जहाँ पे ओशन करंट्स अपने साथ कचरा इकट्ठा करती है। अब इसके फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें तो मेजरली ओशन करंट मतलब कि समुद्री लहरें अपने साथ कचरा इकट्ठा करके इसको बनाती है। मेनली 4 ओशन करंट्स, द कुरोशिटो करंट, कैलिफोर्नियन करंट, द नॉर्थ पैसिफिक करंट और नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट कुछ इस तरीके से एक दूसरे से मिलती है कि वो एक सर्कुलर वॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती है और उसका इनर रीजन बहुत ही स्टेबल बन जाता है, जिससे जब ये लहरें अपने साथ कचरा इस एरिया में डिपॉजिट करती है, वो कभी इसको एस्केप नहीं कर पाता और सालों तक इसी रीजन में घूमते रहता है और धीरे धीरे कचरे का बहुत बड़ा ढेर बन जाता है। अगर हम बात करें इसकी करंट सिचुएशन की, तो एज पर वन एस्टिमेशन ये गार्बेज पैच लगभग 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि फ्रांस जैसी बड़ी कंट्री से 3 गुना बड़ा और टेक्सास जैसे अमेरिका के एक बड़े शहर से 2 गुना बड़ा है। और इसमें 1.8 ट्रिलियन से भी ज़्यादा प्लास्टिक के टुकड़े हैं, जिसमें 80% जितना कचरा लगभग समुद्र की गहराई में डूबा हुआ है। हम अगर इसके मेन सोर्सेज की बात करें तो कचरे में क्या इस 80% प्लास्टिक जमीन से बहकर ओशियंस में आता है और 50% ज़्यादा से भी ज़्यादा हिस्सा लगभग घोस्ट नेट्स का है। जो घोस्ट नेट्स मछली पकड़ने की जाले होती है, जो कि छोड़ दी गई होती है, लेकिन ये अपना पर्पस तो तब भी पूरा ही करती है और लाखों मछलियाँ और सी क्रीचर्स इसमें फंस के मर जाते हैं। अगर हम इसका एनवायरमेंटल और मरीन लाइफ पे इफेक्ट देखें तो हर साल लगभग लाखों सी क्रीचर्स घोस्ट नेट्स में फंस के मर जाते हैं। और उसके अलावा सी बर्ड्स, टर्टल्स और मछलियाँ माइक्रोप्लास्टिक, जो प्लास्टिक सूप है, उसको खाना समझकर खाती है और इवेंचुअली उनकी तबीयत खराब होकर वो भी मर जाती हैं। और प्लास्टिक्स जो फोटो डिग्रेडेशन के कारण माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट होता है, वो भी बहुत ही हार्मफुल केमिकल पानी में डिपॉजिट करता है और वो अल्टीमेटली हमारे फूड चेन में भी कंबाइन हो जाता है। अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशंस के बारे में, तो दोस्तों हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना होगा और उसी के साथ हमें उस प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करके उसका रीयूज़ भी करना होगा। अगर करंट एक्सपेडिशंस की बात करें तो द ओशन क्लीनअप मेगा एक्सपेडिशन, जो कि द ओशन क्लीनअप नाम के एक एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है और जिसका फाउंडेशन द बेन स्लेट नाम के एक डच इन्वेंटर और एनवायरमेंटलिस्ट ने किया था। और उनका गोल है कि 2040 तक ओशियंस में से 90% कचरे को पूरी तरीके से साफ करना है और द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच को पूरी तरीके से क्लीन करना है। जब शुरुआत में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स और एनवायरमेंटलिस्ट ने काम शुरू किया, तब इस एरिया के बारे में सही जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल था और अर्लियर रिसर्च में ज़्यादातर फोकस माइक्रोप्लास्टिक पे किया गया था और उसके कारण एक सही पिक्चर सामने नहीं आई थी। जब इस प्रॉब्लम को और भी अच्छे ढंग से रिजॉल्व करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया, तब शुरुआत में 2014-15 में लगभग 30 शिप्स को एक साथ इस गार्बेज पैच में सर्वे के लिए भेजा गया और उस शिप्स ने बहुत सारे घोस्ट नेट्स,
और बड़ी बड़ी प्लास्टिक्स की डेब्रीज निकाली थी। और इस रिसर्च और डेटा को और भी अच्छा करने के लिए SC-130 हरक्यूलस एयरक्राफ्ट का भी यूज़ किया गया था, जो कि मॉडर्न सेंसर्स से लेस था। और रिसर्चर्स ने पाया कि इस गार्बेज पैच में 50% से भी ज़्यादा हिस्सा घोस्ट नेट्स का है। इस एक्सपीडिशन के अंदर लगभग 12 लाख प्लास्टिक के टुकड़े इकट्ठा किए गए और बाद में उन्हें बड़ी मेहनत से गिना और अलग किया गया था, और नतीजे चौंकाने वाले थे। तकरीबन इस रिसर्च के अनुसार लगभग 80 मिलियन किलो प्लास्टिक इस गार्बेज पैच में मौजूद है और 1.8 ट्रिलियन से भी ज़्यादा प्लास्टिक के टुकड़े इसमें मौजूद है, और वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और एक और मिथ जो ये एक्सपीडिशन बस्ट करता है वो यह है कि शुरुआत में सबको ऐसा ही लगता था कि इस पैच में ज़्यादातर माइक्रो प्लास्टिक मौजूद है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा बड़े बड़े प्लास्टिक के डेब्री से बना है, और अगर उसे साफ नहीं किया गया तो फिर वो इवेंचुअली ड्यू टू फोटो डिग्रेडेशन प्रोसेस माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर उनको साफ करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। द ओशन क्लीनअप NGO ये दिन ब दिन अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है, और उन्होंने अपनी सबसे पहले 2018 में सिस्टम 1 लॉन्च की थी जिसका नाम था विल्सन, और लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज ये कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी। फिर 2021 में उन्होंने अपनी दूसरी सिस्टम लॉन्च की जिसका नाम था जेनी, और उसने लगभग 9000 किलो प्लास्टिक इकट्ठा किया था। और हाल ही में 2024 में इन्होंने सिस्टम 3 लॉन्च की, उसने भी बहुत बड़े पैमाने में प्लास्टिक कचरा साफ किया है। अगर इस सिस्टम कैसे काम करती है उस बारे में हम देखें तो मेजरली ये सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट यू शेप फ्लोटिंग बैरियर, सेकेंड मैश बैरियर, थर्ड सोलर पावर्ड सेंसर्स और GPS, और फोर्थ सपोर्टिंग विसल्स। अगर यू शेप फ्लोटिंग बैरियर एक बहुत ही बड़ा यू शेप का फ्लोटिंग बैरियर होता है जो कि समंदर के सरफेस पे तैरता है और समंदर के सरफेस पे तैरने वाले प्लास्टिक को इकट्ठा करता है। मैश बैरियर यू शेप बैरियर से ही अटैच होता है, लेकिन ये ओशियन सरफेस से नीचे होता है, और इसे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि इसमें प्लास्टिक तो इकट्ठा होता है लेकिन सी क्रीचर्स इसके नीचे से बड़ी आसानी से निकल पाते हैं। और सोलर पावर्ड सेंसर्स और GPS इस फ्लोटिंग बैरियर की लोकेशन ट्रेस करने में मदद करते हैं, और इनकी मदद से इस गार्बेज पैच में ज़्यादा कचरे की डेंसिटी वाले एरिया को फाइंड करने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। और कचरा इकट्ठा करने के बाद सपोर्टिंग व्हीसल के द्वारा उसे किनारे पे लेकर जाके उसको रिसाइकल्ड और यूज़ किया जाता है। एक बहुत ही बड़ी जानकारी ये है कि द किया मोटर्स जो है वो गार्बेज पैच से निकलने वाले कचरे को रिसाइकल करके उसका रीयूज अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में करता है, जो कि एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। तो दोस्तों, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इकलौता नहीं बट उसके अलावा भी और 4 बड़े गार्बेज पैचेस मौजूद है जिनका नाम है द साउथ पैसिफिक गार्बेज पैच, नॉर्थ अटलांटिक गार्बेज पैच, साउथ अटलांटिक गार्बेज पैच और इंडियन ओशन गार्बेज पैच। क्योंकि ये गार्बेज पैच सबसे बड़ा है इसीलिए हमारा फोकस इस बार इसी पे था। लेकिन ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बल्कि बहुत ही सीवियर एनवायरमेंटल इशू बन चुका है, और हम ह्यूमंस इकट्ठा होके ही इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 67 शिप्स को भी अगर इस पूरे गार्बेज पैच में एक साथ भेजा जाए और 1 साल तक वो इसको साफ करती रहे तो भी पूरे गार्बेज पैच का बस 1% हिस्सा ही वो साफ कर पाएंगे। तो सोचिए दोस्तों, हम ह्यूमंस ने ही एक प्रॉब्लम क्रिएट की और आज हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें बस अपनी छोटी छोटी आदतें बदलनी है। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बॉयकट करना है, उसके ऑल्टरनेटिव्स को एडप्ट करना है, और हम जब छोटी छोटी आदतें बदलेंगे तभी तो हमारे समुंदर बचेंगे। आखिर में इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे नए वीडियोस आपके लिए लाते रहें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड बाय बाय।